हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 11th बैच की क्लास 11 और वो हम शुरू कर रहे हैं वेक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स को जो डिवाइड किया गया है एडिशन, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड है डॉट प्रोडक्ट, फोर्थ है क्रॉस प्रोडक्ट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इन 4 पार्ट्स में वेक्टर्स को डिवाइड किया गया है। आज हम शुरू करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये 4 पार्ट आप इसको नोट कर लीजिए, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम शुरू कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये फर्स्ट पार्ट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट हम आज कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर्स में अगर हम बात करें तो पहले बात आती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। दैट कैन बी मेजर, जिसकी मेजरमेंट हो सके, वो क्या होती है, वही उसको क्या कहते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मास को हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी, उसको हम कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सके, वो क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हमें बोलते हैं। जैसे दर्द क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। पेन, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, कि आप किसी को लगी तो आप पूछेंगे उसको कितना पेन हो रहा है, हम दर्द को मेजर नहीं कर सकते। लव, उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, हम किसी से कितना प्यार करते हैं मेजर नहीं कर सकते, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते। जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मास, लेंथ, ये सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, फिर इनको 2 पार्ट्स में, वेक्टर्स के आधार पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है स्केलर और एक है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। स्केलर क्या होता है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड अकेला हो। वेक्टर्स उसको कहा जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़े फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सके हैं, वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होती है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और आप कहते हो 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो उसमें ये थोड़ी ना कहोगे आपकी उसकी डायरेक्शन भी बताओ, तो वो क्या दे देगा, मास क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, मास, लेंथ और टाइम, मास, टाइम, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जिसकी आप किसी से कहते हो कि 2 किलो चीनी दे, तो आप उसको ये थोड़ी ना, वो दुकानदार आपको ये थोड़ी ना, डायरेक्शन नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वर्क भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी प्रकार से आपसे कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी कह सकता है, अगर वो वेक्टर है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि डायरेक्शन। मान लीजिए कि आपको कहा कि एक ब्लॉक है, उस पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, ब्लॉक पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, फाइंड एक्सेलरेशन। आप ऐसा निकाल ही नहीं सकते, आप डायरेक्ट कहेंगे कि डायरेक्शन। तो अगर 2 फोर्स लग रहे हैं, आप कहेंगे डायरेक्शन बताओ। एक ब्लॉक पे 2 फोर्स लग रहे हैं, 2 kg का ब्लॉक है, 2 फोर्सेस लग रहे हैं, फाइंड एक्सेलरेशन। बिना डायरेक्शन बताए आप एक्सेलरेशन निकाल ही नहीं सकते, तो वो क्या हो जाएंगी, फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए कि 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, 2 kg का ब्लॉक है, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। F नेट बाय में मास होता है, तो फोर्स क्या है, 0, मास 2 है, तो क्या जी हमारे पास 0, एक्सेलरेशन 0 होगा उसमें। मान लीजिए कि कहते हैं इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का इधर लग रहा है
और 10 न्यूटन का भी इधर लग रहा है, 2 kg का ब्लॉक है। अब एक्सेलरेशन निकालिए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड का क्या आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो वेक्टर क्वांटिटी आते ही सबसे पहले माइंड में आ जाना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होगी उसकी। ओके, वेक्टर का नाम आते ही आ जाने की डायरेक्शन क्या होगी। बिना डायरेक्शन के तो हम उसको क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते। विदाउट डायरेक्शन हम वेक्टर की क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। सेकेंड बात आती है, वेक्टर हमारे पास हो गया। अब इतना नोट कर लीजिए पहले इसको। इतना आपने नोट कर लिया। तो यहाँ पे 10 न्यूटन क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये राइट में लग रही है, लेफ्ट में लग रहा है फोर्स, ये क्या है डायरेक्शन। 10 न्यूटन यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, और इसकी जो डायरेक्शन शो की गई है ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्पीड क्या होती है। हमेशा जब हम पढ़ते हैं स्पीड क्या होती है स्केलर होती है, और वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का अगर नाम ले लिया तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि दिस इज डायरेक्शन क्या होगी उसकी। कह दिया कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, अब तुरंत कहेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो अब वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या है स्केलर है। मान लीजिए कि कहा कि ए कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन रोड, तो वो ये लाइन क्या है इनकम्प्लीट है, क्योंकि वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिया तो डायरेक्शन भी तो बतानी चाहिए थी, या तो वो स्पीड वर्ड यूज करता, वहां पे स्पीड वर्ड यूज करता तो लाइन सही थी। वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिया तो यानी कि डायरेक्शन भी उसको बतानी चाहिए थी। तो अगर डायरेक्शन बताता तो ये लाइन कंप्लीट हो जाती, यानी कि ए कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन, तो ऑन ए रोड, तो ये क्या जाती लाइन कंप्लीट हो जाती। ओके, तो वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यानी कि कह दिया ए कार इज मूविंग ऑन रोड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइन क्या है इनकम्प्लीट है, क्योंकि वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिया। वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिया तो डायरेक्शन तो क्या थी इसमें बतानी चाहिए थी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। या तो यहाँ पे स्पीड वर्ड को यूज करता। ये कंप्लीट कब होगी, कार इज मूविंग ऑन ए रोड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन, या कहता ये। तो यानी कि उसने क्या देनी चाहिए, अगर वेक्टर नाम आ गया तो उस केस में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। ओके, फिर अब बात आती है हमेशा इसको हम क्या मानते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। कहीं पे भी आपको वेक्टर्स अगर पढ़ाया जाता है उसमें डायरेक्शन अगर तो इसको नॉर्थ बोला जाता है ऊपर की तरफ, नीचे साउथ, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ओके, अगर हमें बोला गया कि इस तरफ कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ कार 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी ऑफ कार 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। नीचे की तरफ बोला तो वेलोसिटी ऑफ कार 10 मीटर पर सेकेंड साउथ डायरेक्शन। इधर हमें बोला गया तो वेलोसिटी ऑफ कार 10 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन, ये होगा। ओके, फिर साइंटिस्ट लोगों ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को हटा के इनको नाम दे दिया, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, इसको बोल दिया नेगेटिव एक्स, और इसको नाम दे दिया नेगेटिव वाई। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड देन इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो अगर कार इधर मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी बोले जाएगी 10 आई कैप। यहाँ पे आई कैप क्या कर रही है डायरेक्शन शो कर रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी है, वो क्या मूव करी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि इसको आई कैप बोला जाता है। और अगर ये वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रही है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में तो जे कैप बोला जाएगा, और नेगेटिव जे एक्सिस में तो माइनस जे कैप बोला जाएगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो माइनस आई कैप।
अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ हुई है तो उसको बोलते हैं 10 जे कैप, नीचे की तरफ अगर वेलोसिटी है तो उसको बोलेंगे -10 जे कैप, और इधर अगर कार मूव कर रही है तो क्या आ जाएगी 10 आई कैप। ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को हटा के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस ये दे दिया गया। तो यानी कि अगर इधर मूव कर रही है तो अब वेलोसिटी ऑफ कार क्या हो जाएगी 10 आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो यही क्या है, यूनिट वेक्टर आता है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप और माइनस के कैप। अगर बोल दिया गया कि ए कार इज मूविंग विद a velocity of माइनस के कैप इन के कैप डायरेक्शन, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है इन नेगेटिव जेड एक्सिस। अकेला आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, इनकी अकेलों की जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। अकेले का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। कि वेलोसिटी क्या दे दी, वेलोसिटी दे दी माइनस के कैप, ये वेलोसिटी दे दी। इसका मतलब है कि 1 मीटर पर सेकेंड है, उसकी वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है इन नेगेटिव जेड एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी जो है वो है 1 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव जेड एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस में वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा 1, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यहाँ हम लिखते हैं ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड is 1 is called यूनिट वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, फिर बात आती है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इसको हम बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। एक वेक्टर को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम मान लीजिए कि बोले कि मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो यानी कि वो 10 न्यूटन क्या होगा, ये 10 न्यूटन का ये वेक्टर है 10 न्यूटन का, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। बोल दिया 20 न्यूटन का, तो वो क्या होगा, इससे डबल। यानी कि एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट, एक लेंथ ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वही मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ ऑफ वेक्टर क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 न्यूटन का क्या है, लेंथ है, तो यानी कि यही क्या है, मैग्नीट्यूड है। 20 न्यूटन अगर 40 न्यूटन बोल देता तो क्या हो जाता, इससे डबल बन जाता। यानी कि जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो यानी कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
जो लेंथ होती है वेक्टर की वही क्या करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 10 न्यूटन का वेक्टर बोला गया है तो यही क्या है, मैग्नीट्यूड है उसका। 20 न्यूटन का हो तो 20 न्यूटन ही मैग्नीट्यूड है उसका। 10 न्यूटन को अगर इतने से अब शो करे उसकी लेंथ तो 20 न्यूटन क्या होगी, इससे डबल होगी। ओके, 40 न्यूटन बोलते हैं तो इससे डबल होगी है। तो यानी कि लेंथ ऑफ जो वेक्टर है वही रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लीजिए। वेक्टर्स में जो थीटा की वैल्यू यूज होती है, कोस थीटा और साइन थीटा की, वो मेनली क्या होती है, साइन थीटा की और कोस थीटा की। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये मेनली क्या होती हैं, यूज होती हैं वेक्टर्स में। और अगर और भी देखने हैं साइन 120, साइन 150, तो वो हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में कर रखी हैं। तो आप पहली क्लास जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, आप वो देख लीजिए। ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2। ओके, साइन 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2 एंड cos साइन 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2। ये तो वैल्यूज क्या होनी चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। ये वैल्यू तो क्या होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। और हम इसमें यूज करते हैं साइन 37, साइन 53 डिग्री यूज होती हैं ये, cos 37 और cos 53 डिग्री। ये वैल्यूज क्या होती हैं, इसमें ज्यादातर यूज होती हैं। ओके, तो साइन 37 इसको हम मान लेते हैं 3, ये 4 एंड ये 5। या ट्री को याद करने का तरीका बता रही है। साइन 37 होता है 3/5, 53 होता है 4/5, cos 37 होता है 4/5 एंड cos 53 होता है 3/5। ओके, इसको याद कैसे रखे हैं वो हम देखते हैं। इसको हमने 3 माना, 4, 5, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। इस साइड को 3, इसको 4, इसको 5, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। अगर आपने इस साइड को 3 माना है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 37 डिग्री, और इसको 4 माना है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, अगर आप क्या करते हो, अगर एक राइट एंगल इसको 3 मानते हो, इसको 4, इसको 5, तो उस केस में ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा। 3 के सामने वाला एंगल ही 37 मानना है, और ये वाला क्या हो जाएगा 53 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो इसके लिए साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। साइन 37 परपेंडिकुलर ये वाली हाइट हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। अब साइन 53 यानी कि ये क्या हो जाएगा, अब इसको ये देख रहे हो, ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। अगर जिसके साथ एंगल बना होता है वो क्या हो जाता है, बेस। तो साइन 53 ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर यानी कि 4/5। अब cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 37 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। cos 53 बेस ये हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। अगर टेंजेंट की भी अगर इसमें देखें, टेंजेंट 37, टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस यानी कि 3/4 आ जाएगा। और टेंजेंट 53 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3। ओके, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होना चाहिए, 1/2 ये टिप्स पे होना चाहिए। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2।
और साइन 37 डिग्री 3/5, साइन 53 डिग्री 4/5, कोस 37 4/5, कोस 53 3/5, टेंजेंट 37 डिग्री 3/4 एंड टेंजेंट 53 4/3। ओके, ये वैल्यूज तो आपको क्या होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो आप इसको नोट भी कर लीजिए और इनको लर्न भी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका क्या मतलब है रिसोल्यूशन, हाउ टू टेक कंपोनेंट, कंपोनेंट हम कैसे लें, वो है हाउ टू टेकिंग कंपोनेंट। इसका मीनिंग है हाउ टू टेक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है हाउ टू टेक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, या फिर हाउ डिवाइड द वेक्टर इन टू पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। ओके, वो मतलब है रिसोल्यूशन का। मान लीजिए कि हमें एक 20 न्यूटन का क्या दे दिया, एक वेक्टर दे दिया, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना दिया। इसके कंपोनेंट हमें लेने हैं। कंपोनेंट लेने के लिए कंपोनेंट तभी लिए जाते हैं जब उसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक वर्टिकल लाइन हो, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ क्या दिया हो, एक तो वेक्टर हमें गिवन हो और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ उसका एंगल दिया हो, तभी हम कंपोनेंट ले सकते हैं। वेक्टर हमें गिवन हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ थीटा गिवन हो, तभी कंपोनेंट लिए जाते हैं। ओके, तो इसके कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर आ गया। तो यानी जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ जिसके साथ थीटा बना हुआ था, ये क्या हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा कोस, और ये क्या आएगा साइन, यानी कि 20 कोस 60 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट आएगा 20 साइन 60 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट आएगा 20 कोस 60 डिग्री। जिसके साथ एंगल बना होता है वो कोस कंपोनेंट होता है, और दूसरी साइड होती है उसकी साइन कंपोनेंट लिया जाता है। जिसके साथ हमेशा एंगल बना होगा वही कोस कंपोनेंट लिया जाएगा, और दूसरा जो होगा वो साइन कंपोनेंट लिया जाएगा। तो अब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट आएगा वो कोस आएगा। तो 20 इंटू कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, यानी क्या आ गया 10 न्यूटन आ गया। इधर हमारे पास 10 न्यूटन, और 20 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2, यानी क्या गया 10√3। ओके, इसको हम अलग से बनाएं तो इधर हमारे पास आया 10 न्यूटन और वर्टिकल में आया 10√3 न्यूटन, यानी कि हमने 20 न्यूटन के दो कंपोनेंट ले लिए, 10√3 और 10 न्यूटन। यानी कि जो काम 20 न्यूटन कर रहा था वो काम ये दोनों भी कर रहे हैं, सेम काम ये दोनों भी कर रहे हैं। जो काम 20 न्यूटन कर रहा था वो काम ये भी कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि हमने कंपोनेंट ही क्यों लिए, क्योंकि कंपोनेंट की जो जरूरत होती है वो आप आगे जब पढ़ोगे रिजल्टेंट निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। मान लीजिए एक ब्लॉक पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं कई सारे एंगल के साथ, तो उस केस में नेट फोर्स निकालने के लिए कंपोनेंट लेने ही लेने पड़ेंगे। नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन, नेट वेलोसिटी निकालने के लिए कंपोनेंट हमेशा लिए जाते हैं। यानी कि रिजल्टेंट, अगर नेट रिजल्टेंट निकालना है तो उस केस में कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास 10 न्यूटन और 10√3 हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए 20 न्यूटन के। हम बोल सकते हैं कि दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ 20 न्यूटन फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं दीज आर 20 न्यूटन आर द रिजल्टेंट ऑफ टू दीज फोर्सेस। 20 न्यूटन क्या है रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का, या फिर हम बोल सकते हैं दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ 20 न्यूटन फोर्स। दोनों की बात एक ही है। अब ये हमने ले लिया, अब इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म मतलब आई कैप और जे कैप की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो पोलर फॉर्म का मतलब है आई कैप और जे कैप की फॉर्म में। तो ये क्या गया 10 आई कैप
पहले हमेशा आई कैप को लिखा जाता है, फिर जे कैप प्लस साइन 10√3 जे कैप। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर, दिस इज द आंसर। अब इसको नोट करें। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पे आपको आईआईटी नीट व पोर्स की फिजिक्स की सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और हर एक क्लास पे बेस्ड डीपीपी होगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए, फिजिक्स की सभी वीडियोस, फिजिक्स की हर एक टॉपिक की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए और उन्हें अच्छे से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे हम पढ़ते हैं। हमेशा कंपोनेंट लेने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की जरूरत होती ही होती है। इसके कंपोनेंट हम कैसे लेंगे? इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा हमारे पास, ये आ गया एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा वर्टिकल में। दूसरा ये इसके साथ एंगल बना हुआ है, तो यानी कि क्या जाएगा 40 cos 60 डिग्री, 40 cos 60 डिग्री, वही क्या जाएगा 40 sin 60 डिग्री, 40 sin 60 डिग्री। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 40 sin 60 क्या होता है √3/2, क्या आ गया 20√3 न्यूटन, और ये हमारे पास आ गया 40 into cos 60 1/2, दिस इज द 20 न्यूटन। तो अलग से अगर हम बनाएं इसको, तो एक हमारे पास कंपोनेंट ऊपर आया है 20√3 न्यूटन का और एक इधर आया हमारे पास 20 न्यूटन का। ओके, पोलर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो -20 आई कैप प्लस 20√3 जे कैप, 20√3 जे कैप, ये क्या होगा इसका कंपोनेंट हो जाएंगे दो कंपोनेंट। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए। अभी तक हमने देखा कि हमने जो एंगल बनाए हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाए, अगर वर्टिकल के साथ बनाए जाए तो हमें 20 न्यूटन ये वाला एंगल दे दिया, वर्टिकल के साथ हमें एंगल दे दिया 60 डिग्री, तो अब इसके क्या होंगे दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा यानी कि 20 cos 60 डिग्री, जिसके साथ एंगल बनाता है वो हमेशा कोस कंपोनेंट होता है, और ये हमारे पास हो जाएगा 20 sin 60 डिग्री। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि अगर इसके दो कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो जो वर्टिकल जिसके साथ एंगल बना होता है, अगर हम ऐसे एक्सपेरिमेंटली इसको करके देखा गया कि जो वर्टिकल जिसके साथ एंगल बना होता है वो वैल्यू जो आती है कोस लेने पे वही वैल्यू सेम आती है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। ओके, जो इसके दो पार्ट्स होंगे, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में, तो जिसके साथ एंगल बना होता है एक्सपेरिमेंटली अगर वही वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू उसकी आती है वही कोस लेने पे उसकी वैल्यू आती है। तो दो कंपोनेंट आ गए यानी कि 20 sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2, क्या गया 10√3, और ये हमारे पास आ जाएगा 20 cos 60 1/2 10। तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास आएगा, एक ऊपर की तरफ 10 न्यूटन और एक इधर 10√3 न्यूटन। तो इसके पोलर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, क्या हो जाएगी इसकी पोलर फॉर्म। ओके, तो आप नोट करेंगे इसको। ओके, आपने नोट कर लिया हो इसको।
ये हमें दे दिया। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर आएगा एक नीचे की तरफ, ये कोस कंपोनेंट यानी कि 50 कोस 53 डिग्री, वह देगा 50 साइन 53 डिग्री, 50 इंटू साइन 53 डिग्री क्या होता है 4/5, क्या गया 40 न्यूटन। इधर हमारे पास आ गया 40 न्यूटन। इसका अगर करेंगे तो 50 इंटू कोस 53 क्या होता है 3/5, ये हमारे पास आ गया 30 न्यूटन, नीचे की तरफ आ गया 30 न्यूटन। पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो -40 I कैप प्लस माइनस नीचे की तरफ है -30 J कैप, ये क्या होगा इसका पोलर फॉर्म में। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, ये दो क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। इसके भी क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर और एक वर्टिकल के साथ और एक हॉरिजॉन्टल के साथ। ये 60 cos 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 sin 30 डिग्री। तो 60 इंटू साइन 30 डिग्री क्या था 1/2, तो क्या गया 30 न्यूटन। और ये हमारे पास क्या 60 cos 30 क्या होता है √3/2, तो क्या गया 30√3। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी -30 I कैप प्लस 30√3 J कैप, ये क्या आ गया इसकी पोलर फॉर्म। ओके, ये हमने कर लिया। सेकंड, इसके भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल के साथ। हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री और वर्टिकल का आ जाएगा 40 sin 30 डिग्री, यानी कि 40 इंटू साइन 30 1/2 20 न्यूटन और 40 इंटू कोस 30 √3/2 यानी कि 20√3। पोलर फॉर्म में लिखेंगे ये 20√3 न्यूटन आ गया और ये 20 न्यूटन। तो पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो -20√3 I कैप प्लस -20 J कैप। ओके, तो ये क्या होंगे मेरे पास, आप इसको पहले खुद करके चेक कर लीजिएगा। आई थिंक आपने कर लिए होंगे ये दोनों। इसको हम कैसे करेंगे, एक इसका वर्टिकल के साथ एक हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट, एक वर्टिकल के साथ। यह आ जाएगा 100 sin 37 डिग्री, ये जाएगा 100 cos 37 डिग्री, यानी कि 100 इंटू cos 37 4/5 80 न्यूटन और 100 इंटू साइन 37 3/5 60 न्यूटन। पोलर फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे -80 I कैप -60 J कैप, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको कंपोनेंट लेने यहाँ तक जितना पढ़ाया इतना आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ये तो क्या एक वेक्टर देके उसके कंपोनेंट पूछ लिए, अगर एक से ज्यादा अगर वेक्टर दे दिए उसके हमें कंपोनेंट पूछे तो हम कैसे लेंगे।
इसके हम कंपोनेंट कैसे लेंगे, ओके। तो एक हम अलग से भी बना ले, इसके कंपोनेंट एक इधर हो जाएगा। पहले हम इसको भूल जाते हैं, इसके दो कंपोनेंट हम लेते हैं 20, इसको हम भूल जाते हैं, इसके दो कंपोनेंट लेते हैं। तो ये किसका इधर आ जाएगा 20 sin 60 डिग्री, और एक ऊपर की तरफ आएगा 20 cos 60 डिग्री। तो 20 sin 60 डिग्री क्या हो जाएगा 20 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2, यानी कि क्या गया 10√3, और ऊपर की तरफ यानी कि 20 इंटू cos 1/2 यानी कि 10 न्यूटन। तो एक ऊपर की तरफ आया हमारे पास 10 न्यूटन, और एक इधर आ गया हमारे पास 10√3 न्यूटन, ओके। तो इधर 10√3 न्यूटन। अब इसके दो कंपोनेंट लेंगे, इसके हमने दोनों कंपोनेंट ले लिए, इसके दो कंपोनेंट ले लिए, वहां लिख लिए। तो यानी कि जो 20 न्यूटन था इसका मामला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा और एक इसका इधर, ये क्या 20 cos 60 डिग्री 20 sin 60 डिग्री यानी कि 20 इंटू √3/2 क्या गया 10√3, और ऊपर की तरफ आ जाएगा 20 इंटू 1/2 यानी कि 10 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ आ गया 10 न्यूटन और इधर आ गया हमारे पास 10√3 न्यूटन। इस क्वेश्चन से पहली बात तो ये पता लगती है, अगर दो वेक्टर्स हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है रिजल्टेंट निकालने के लिए। अगर इसमें क्वेश्चन में कहती है फाइंड रिजल्टेंट, तो अगर दो वेक्टर्स हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है टू फाइंड रिजल्टेंट। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो ऐड हो जाएगा टू गेट रिजल्टेंट। यानी कि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। ये एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 20j कैप। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 20j कैप, ओके। रिजल्टेंट इज 20j कैप। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं लिखवा दी हूँ, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन then their magnitude are added to get resultant, या टू फाइंड भी लिख सकते हैं, टू फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेकेंड वन, इफ टू वेक्टर्स आर इन opposite direction then their magnitude are subtracted to find to get resultant। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं अगर नहीं लिखना हो। फिर बात आती है कि कंपोनेंट लेते ही क्यों है, कंपोनेंट हम लेते क्यों है। मान लीजिए कि हमें 20 न्यूटन का वेक्टर दे रखा है, मैग्नीट्यूड या वेक्टर में दे रखा है विद एंगल 60 डिग्री। इसके हमने क्या ले लिए, टू कंपोनेंट ले लिए। इसके क्या ले लिए, दो कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा एक इधर। इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 20 cos 60 डिग्री और एक ऊपर की तरफ आ जाएगा 20 sin 60 डिग्री यानी कि 10√3, और एक इधर आ गया 10 न्यूटन का। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो काम 20 न्यूटन कर रहा था वो काम अब ये दोनों कर रहे हैं। जो काम 20 न्यूटन कर रहा था अब ये वो काम ये
दोनों कर रहे हैं, यानी कि इससे अगर यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया गया और इस पे 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था, तो ये वर्टिकल में भी शिफ्ट होगा और हॉरिजॉन्टल में भी शिफ्ट होगा। तो यानी कि ये अकेला जो काम कर रहा था वही ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं। या तो हम बोल सकते हैं कि 10√3 एंड 10 न्यूटन आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 20 न्यूटन, या फिर हम बोल सकते हैं 20 न्यूटन आर द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। ओके, अब आप कहेंगे कि ये इक्वल इक्वल क्यों नहीं आए? इक्वल तब आते अगर हम स्केलर फॉर्म में अगर होता, स्केलर फॉर्म में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है तो उसी केस में क्या हो जाता है, ये 10 न्यूटन हो जाते। पर वेक्टर में हमेशा, वेक्टर में कभी भी हम उसको, वेक्टर में कभी भी उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं होता कि 10√3 ये भी इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 आ जाएगा। स्केलर फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आसान है, स्केलर फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आसान है, क्योंकि मान लीजिए कह दे कि एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए हैं, एक के 20 आए हैं, एक के 30 आए हैं, तो उस केस में उनका एडिशन कर देंगे हम। तो एडिशन क्या हो जाएगा उनका, 30, 20, 50 और 60 न्यूटन। वेक्टर फॉर्म में कभी भी ऐसा नहीं होता, उनको अगर हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उनके कंपोनेंट हमें लेने पड़ेंगे। ओके, उनके कंपोनेंट हमें लेने पड़ते हैं, यानी कि वेक्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आसान नहीं है, स्केलर फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना क्या है, आसान है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इससे मैं आपको यही बताना चाह रही थी, स्केलर फॉर्म में अगर स्केलर फॉर्म में इस 20 न्यूटन को डिवाइड करना होता तो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन आता, पर वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड वाइज कभी भी टू इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते। और कंपोनेंट इसीलिए लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए। मान लीजिए कि एक ब्लॉक पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, ये विद एंगल 60 डिग्री लग गया, एक नीचे की तरफ लग गया विद एंगल 30 डिग्री। तो इस केस में क्या है कि नेट फोर्स निकालो, तो उस केस में नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इसके कंपोनेंट लेने ही पड़ेंगे। नेट एक्सेलरेशन, नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा कंपोनेंट लिए जाते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए। और वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड वाइज टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। स्केलर फॉर्म में होता तो ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन लगता। ओके, आगे हम पढ़े, आपको पता लगे कि कंपोनेंट क्यों लेते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन से पहली बात तो ये, अगर पहले से ही वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में वेक्टर्स दे रखा है, तो उसके कंपोनेंट नहीं लिए जाते, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है। तो इनको तो पहले डायरेक्ट ही बना लो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दे रखे हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दे रखे हैं 40 न्यूटन और ऊपर क्या हो गया 10 न्यूटन। ये दोनों तो हमने क्या कर लिया, पहले बना, इनके कंपोनेंट ही नहीं ले जाते। इसका कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, यानी कि 20 साइन 60 डिग्री और एक इधर 20 कोस 60 डिग्री, ठीक है। 20 इंटू कोस 60 1/2 10, और ये क्या आ जाएगा 20 इंटू साइन 60 √3/2 10√3। ऊपर क्या आ गया, एक 10√3 आ गया, और इधर हमारे पास आ गया 10 न्यूटन। अब इसका हमने कंपोनेंट ले लिया, दो कंपोनेंट लिख दिए यहाँ पे। अब इसके कंपोनेंट लेंगे, एक इधर आएगा और एक नीचे की तरफ, ये क्या आएगा 20 कोस 30 डिग्री, एक इधर आ जाएगा 20 साइन 30 डिग्री। जिसके साथ एंगल है वो क्या हो जाएगा कोस वाला, जिसके साथ नहीं है दूसरे वाला क्या हो जाएगा साइन। तो 20 इंटू 1/2 क्या गया 10 न्यूटन, क्या हो जाएगा 20 इंटू कोस 30 डिग्री √3/2 10√3। तो एक नीचे की तरफ बन गया 10√3 और एक इधर है हमारे पास 10 न्यूटन। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन से क्या बात लगी कि अगर पहले से ही ऑलरेडी अगर वो आई कैप जे कैप की फॉर्म में है तो उसके हम कंपोनेंट नहीं लेते। ओके, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट रिजल्टेंट, इसका हमने फाइंड रिजल्टेंट।
रिजल्टेंट हमें निकालना था, तो ये क्या है, दोनों अपोजिट में है, इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट निकालने की अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, टू फाइंड रिजल्टेंट। ये कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास ये 20 न्यूटन इधर है और 40 इधर है, तो इसको कैंसिल करके यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 20 न्यूटन का। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। फाइंड रिजल्टेंट, पहले आप उसको खुद ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज करके आप पहले इसको खुद ट्राई कीजिए। मैं पहले आपको बता दूं, इसका जो रिजल्टेंट आएगा आर नेट जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर एनी नंबर ऑफ वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और उनके बीच एंगल क्या है, सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। इनके बीच एंगल अगर सेम है तो रिजल्टेंट 0 आता है। पहले हम इसके कॉम्पोनेंट लेके अगर इसको करें, इधर बन गया 40 न्यूटन, ऑलरेडी हमने बना दिया। इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, क्या जाएगा 40 साइन 60 डिग्री, यानी कि 40 इंटू √3/2, 20√3 आ गया। तो ऊपर की तरफ क्या आ गया, 20√3 न्यूटन, और इधर आ जाएगा हमारे पास 20 cos 60 डिग्री 40, यानी कि 40 इंटू cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, 20 न्यूटन आ गया। और इधर क्या आ जाएगा 20 न्यूटन, और इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक इधर 40 साइन 30 डिग्री, और एक इधर आ जाएगा 40 cos 30 डिग्री। ये क्या 40 इंटू √3/2 साइन cos 30, 20√3, और ये क्या आ जाएगा 40 इंटू 1/2, यानी कि 20। तो इधर क्या आ गया 20 न्यूटन और नीचे क्या आ गया 20√3। तो ये दोनों क्या कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो यानी कि जो रिजल्टेंट है आर नेट वो क्या हो गया, 0 आ गया। अब इनके बीच एंगल सेम कैसे है वो हम देखें। ये क्या हो गया, ये 60 डिग्री है तो ये क्या बच गया 30 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री। तो इस फैक्टर और इस फैक्टर के बीच एंगल क्या हो गया 120 डिग्री हो गया। इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया 120। ये 60 है, ये 30 है, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री। तो यानी कि ये वाला भी क्या हो गया 120 डिग्री हो गया। ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 120। यानी तीनों के बीच एंगल क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड वाइज भी क्या है, सेम है। और एक बात, ये क्या है कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये क्या है, एक ही बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। एक इधर है, एक इधर, तीनों क्या है बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, तीनों के सेम है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर एनी नंबर ऑफ फैक्टर 3 है, 4 है, 10 है, अगर वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और उनके बीच एंगल सेम है और वो कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट उनके बीच क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं लिख देती हूँ। If any number of vector are
equal in magnitude and angle between them is same and they are lies in same plane and they are coplanar, then their resultant are always equal to 0. उनका जो रिजल्टेंट होगा वो इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. ओके. If any number of vector are equal in magnitude and angle between them is same and they are coplanar, then their resultant are always equal to 0. कई बार जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाते हैं इस प्रकार से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे दिया, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस. अब भी तो क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रॉस बना दिया और अब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है. अब भी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. बस कंफ्यूज करने के लिए इसको कई बार ऐसे बना दिया जाता है. अब ये क्या है? एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये अब अगर इधर दे दिया, हमें एक वेक्टर दे दिया 100 न्यूटन का और ये एंगल दे दिया 37 डिग्री. ओके, तो इसके दो कंपोनेंट क्या आ जाएंगे? एक इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस में और एक क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस में. तो ये क्या आ जाएगा? 100 कोस 37 डिग्री, ये आ जाएगा 100 साइन 37 डिग्री, यानी कि 100 इंटू में साइन 37 क्या होता है? 3/5 16 न्यूटन और ये क्या क्या 100 इंटू में कोस 37 4/5 80 न्यूटन. तो इसके जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप. ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा. ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज. तो हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की पहली क्लास इतनी ही थी. उसमें कंपोनेंट हमने लेने सके कि कंपोनेंट या नेट रिजल्टेंट हम उसमें कैसे निकालेंगे वो हमने देखा. बेसिकली वेक्टर में है क्या वो हमने इसमें पढ़ा. ओके, तो आपको इसी प्रकार से 11th एंड 12th की IIT नीट व बोर्ड की भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी. फिजिक्स की भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी. तो सभी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू.